प्रिय बच्चों, नमस्कार। 2021 की वार्षिक परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए जैसा कि तय किया गया है कि हिंदी साहित्य विषय में विद्यार्थी व्याकरण पर विशेष ध्यान दें, व्याकरण पर विशेष ध्यान दें। तो इसे मद्देनजर रखते हुए हमने व्याकरण को YouTube के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की है, जिससे आप लोग देखिए और बारीकी से इसे पढ़ाएंगे और इसके पर जो है चर्चा करेंगे। व्याकरण, तो हम हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं छोटो। तो व्याकरण का अगर संधि विच्छेद किया जाए, इसे अलग अलग तोड़ा जाए, तो इसका वी जोड़ आकरण, वी जोड़ आकरण, वी आ, ये दोनों के मिलने से या कैसे बन गया, ये तो संधि में पढ़ना है कि वी जोड़ आकरण, यहां व्याकरण, या कैसे बन गया, इस संधि में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम व्याकरण शुरुआत कर रहे हैं छोटो, तो व्याकरण के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो व्याकरण कहते हैं किसे, व्याकरण है क्या? तो सबसे पहला बात, व्याकरण एक शास्त्र है। व्याकरण क्या है? शास्त्र है। व्याकरण एक शास्त्र है, और ऐसा शास्त्र है व्याकरण जो हमें शुद्ध व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण एक शास्त्र है, और व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। अगर बोलिएगा ने कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सिखाता है, तो यह परिभाषा थोड़ा सा बच्चा जैसा लगता है। आप एक बार बोल दिए शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। तो फिर से सुनिए, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है वैयाकरण। वैयाकरण का भी नाम सुने होंगे कि वैयाकरण किसे कहते हैं, वैयाकरण है क्या? तो इसका क्या बनता है? इसका कोई डिफिनेशन है नहीं, लेकिन यह पढ़ना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। जो कभी आप पढ़े होंगे कि जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। वैयाकरण किसे कहते हैं? जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। आप ध्यान रखिए कि वैयाकरण आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति हुए हैं, जिसका नाम है पाणिनि। यानी व्याकरण के जनक, व्याकरण के जनक या व्याकरण के पिता, व्याकरण के जनक अर्थात पिता किसे कहते हैं? पाणिनि को कहते हैं। व्याकरण के जनक अर्थात व्याकरण के ज्ञाता, व्याकरण को जानने वाले, व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान कौन है? तो पाणिनि है। और पाणिनि क्या है? वैयाकरण है। क्यों वैयाकरण हुए? क्योंकि यही जानते हैं व्याकरण, और जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? वैयाकरण। उसे क्या कहते हैं? वैयाकरण। पाणिनि के जैसा
आज तक कोई दूसरा वैयाकरण नहीं हुआ। पाणिनि के समान आज तक कोई दूसरा वैयाकरण नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ पाणिनि है। इसलिए अगर पूछा जाए कि व्याकरण के जनक कौन है तो पाणिनि है। अगर यहाँ भी देखिए तो 3 प्रश्न बना है कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। व्याकरण के जनक पाणिनि को कहा जाता है। व्याकरण के जनक किसे कहते हैं, पाणिनि को कहते हैं। तो ये चर्चा था हमारे व्याकरण के बारे में। अब व्याकरण में आपके एग्जाम में कौन कौन सा टॉपिक बहुत जरूरी है और कौन कौन सा टॉपिक हम यहाँ आपको YouTube के माध्यम से पढ़ाएंगे, उसको ध्यान दीजिए। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कौन कौन सा टॉपिक पूछेगा छोटो, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला टॉपिक जो पूछेगा उसकी चर्चा है वर्ण। वर्ण शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द अनेक शब्द मुहावरे संधि समास कारक पत्र निबंध। इतना टॉपिक आपको एग्जाम में पूछेगा, जिसमें से वर्ण शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द अनेक शब्दों के एक शब्द मुहावरे संधि समास कारक पत्र निबंध। और ये इतना जो बता रहे हैं ये दोनों पूछेगा, क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। दोनों एग्जाम में इतना टॉपिक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रहेंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न भी रहेंगे। तो इतना टॉपिक को बारीकी से पढ़ना है। हम सबसे पहले वर्ण से शुरू करेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा वर्ण। तो वर्ण को ध्यान में रखते हुए वर्ण को आज शुरू करते हैं। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है सब क्लियर में हो गया। वर्ण शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द अनेक शब्दों के एक शब्द मुहावरा संधि समास कारक पत्र निबंध। इतना चीज से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले वर्ण। वर्ण में ऐसा नहीं कि वर्ण सबसे आसान चीज है, वर्ण में बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ण ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ण संधि में बहुत काम देगा। संधि जब पढ़ेंगे तब उसे पूछेगा सर ये वर्ण कहां से आ गया, हम कैसे समझेंगे कि यह सब रहेगा। तो वर्ण संधि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला प्रश्न कि वर्ण कहते हैं किसे, वर्ण क्या है या वर्ण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी व्याकरण हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण की वह छोटी इकाई, इतना छोटा भाग है जिसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं।
माने क्या कहना है कि वर्ण हिंदी व्याकरण की वह न्यूनतम इकाई है, वह छोटी इकाई है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, माने इसको तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं और छोटा नहीं कर सकते हैं। वर्ण इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आने कहीं कहीं लिखता है ना कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि, अभी हम बोले यहां पर ध्वनि, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो देखिए ध्वनि क्या है, वर्ण पूछे या ध्वनि पूछे, दोनों एक ही चीज है, लेकिन ध्वनि जो है यह वर्ण का मौखिक रूप है। ध्वनि क्या है? तो वर्ण का मौखिक रूप है, अर्थात बोलते हैं, ध्वनि माने बोली होता है, आवाज होता है। हम लोग जो बोलते हैं वह मौखिक होता है, वह क्या होता है? मौखिक। तो ध्वनि जो है वह वर्ण का मौखिक रूप है। ध्वनि वर्ण का किसका रूप है? मौखिक का रूप है। अगर पूछा जाए कि वर्ण क्या है, तो वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। कैसा रूप है? लिखित रूप है। अब देखिए यहां पर दोनों दूसरे का विलोम है, ध्वनि बोले चाहे वर्ण बोले दोनों सेम है। हम जो बोले और लिखे न वो भी वर्ण है, लिखे वो भी वर्ण है। तो वर्ण जो है यह ध्वनि का लिखित रूप है, और जो ध्वनि है माने आवाज है, जो बोली है, वह वर्ण का मौखिक रूप है, माने बोले हैं सिर्फ, लिखे हैं ना, अगर लिख दिए तो वर्ण हो गया, और खाली बोले हैं तो क्या हो गया? ध्वनि हो गया। तो यहाँ पर दो तीन परिभाषा बन गया। एगो सबसे पहले क्या बोले थे कि वर्ण हिंदी व्याकरण की वह छोटी इकाई है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, माने वैसा अक्षर सबसे छोटा अक्षर हो और टूटे न, उससे छोटा और न हो सकता है। जैसे क ध्यान दीजिए, जब क लिखते हैं तो क्या क सबसे छोटा अक्षर है? कभी कभी क का जो माने प्रयोग होता है वह आधा क के रूप में होता है। जैसे लिखते हैं मक्खन, तो म आधा क पूरा ख न, तो यहाँ तो पूरा का है, ये आधा का है, तो वर्ण कौन हुआ? वर्ण का नहीं हुआ, ये तो इसको तोड़ सकते हैं ने कि आधा क और जोड़ अ, तो ये तो पूरा का बन गया, तो ये टूट गया, ये वर्ण नहीं हुआ, वर्ण हुआ आधा क। तो किसी अक्षर में हलंत दे देने पर उसकी जो मात्रा होती है वह आधी हो जाती है। अगर क हलंत लिखें चाहे आधा क लिखें, दोनों बात बराबर है। तो क वर्ण नहीं है, क हलंत वर्ण है या फिर आधा क वर्ण है, क्योंकि ये तो खुद ही आधा है, तो इसको क्या करें? ये तो आधा खुद हो ही गया है, तो इसको तोड़ नहीं सकते हम। अब इसको काट के इसको पौने कर देगा वे कि आधा का तभी इतने लिखते हैं कि पौने लिखें, तो इसको आधा से भी और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो वर्ण हिंदी व्याकरण की वह छोटी इकाई है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। यह वर्ण जो होता है ध्वनि का लिखित रूप होता है, और ध्वनि जो होता है वह वर्ण का मौखिक रूप होता है। अब इसका मान एग्जाम्पल पूछे छोटू कि सर इसका जैसे क्या लिखेंगे, तो क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, आ अड़ हलंत, ट हलंत, हर्षई ई, दीर्घाई ई इत्यादि कर देते हैं। माने ये सब जो है ये सब वर्ण है, माने इससे छोटा इसका और भाग नहीं हो सकता है। तो ये सब क्या है? वर्ण का एग्जाम्पल है। तो वर्ण क्लियर हो गया। अब आते हैं वर्ण के भेद के बारे में कि वर्ण के भेद कौन कौन है। ये सब बहुत जरूरी है छोटू, ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए।
तो वर्ण किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यह वर्ण हिंदी व्याकरण की वह छोटी इकाई है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। तो ये सब वर्ण के बारे में चर्चा किए। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कितने भेद, दो भेद। अर्थात वर्ण होता है दो तरह के। पहला होता है हमारा स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने तरह के, दो तरह के। वर्ण कितने तरह के, दो तरह के। पहला स्वर वर्ण और दूसरा क्या हुआ, व्यंजन वर्ण। तो ये दोनों समझना है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, ध्यान से सुनिएगा। स्वर वर्ण क्या है, वर्ण दो तरह के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण स्वयं हो या स्वतंत्र हो। माने वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं हो अर्थात स्वतंत्र हो, माने इसका उच्चारण करने में कोई और अलग वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। माने वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं हो अर्थात स्वतंत्र हो, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। कितनी होती है, 11। और अगर पूछा जाए कि स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है तो 13। कितनी होती है, 13। कुल संख्या पूछे तब स्वर वर्ण की पूछे कि संख्या कितनी होती है तो क्या बोलेंगे, 11। अब कुल संख्या बोले तो कितना होता है, 13। अब कैसे कौन कौन है लिखेंगे। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11। अब कुल संख्या कितनी होती है, 13। स्वर वर्ण की कुल संख्या 13 होती है। और ऐसे से पूछे कि मूलतः स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, अर्थात स्वर वर्ण की संख्या मूलतः कितनी होती है, 11 ही होती है। 11 कौन कौन स्वर वर्ण है, ध्यान से देखिए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, अ। कितना हो गया, 11 हो गए हमारे। ये हो गए स्वर वर्ण 11। अब इसमें दो वो ऐड होगा, अन और अ। तो ये दोनों स्वर वर्ण भी है और व्यंजन वर्ण भी है। स्वर वर्ण की मूल संख्या यही है, 11। जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गए हमारे स्वर वर्ण। और ये दोनों देखिए इसका हम बात में उपयोग कैसे किया जाता है। ये दोनों स्वर वर्ण भी है और व्यंजन वर्ण भी है। यानी पूछा है कि स्वर वर्ण की मूल संख्या कितनी होती है, 11। पूछे कुल संख्या कितनी होती है तो 13। कुल संख्या 13 होती है। अब कौन कौन होते हैं हम देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, अ। ये हमारे मूलतः स्वर वर्ण 11 है। अन और अ ये हमारे स्वर वर्ण भी है और व्यंजन वर्ण भी है। तो स्वर वर्ण क्लियर हो गया।
वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 11 होती है, कुल संख्या 13 होती है। कौन कौन होते हैं सब यहाँ पर लिख दिया गया है। अब देखिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। देखिए यहां पर क्या देखें, स्वर वर्ण इस खुद इसका उच्चारण होगा, इसे किसी की सहायता नहीं पड़ती है। लेकिन व्यंजन वर्ण जब हम बोलेंगे तो स्वर वर्ण की सहायता व्यंजन वर्ण में ली जाएगी। व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 33। कितना होता है 33। इसका भी पूछे कुल संख्या तो 39। व्यंजन वर्ण में कुल संख्या पूछे तो 39। और सिर्फ संख्या पूछे कि मूलतः संख्या कितनी होती है तो कितना बोलना है 33। कौन कौन होते हैं उसका भी लिखेंगे छोटू। व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से, स्वर वर्ण किसी का सहायता नहीं लिया, लेकिन व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता ले रहा है। कैसे ले रहा है ध्यान दीजिए। इसमें अगर लिखते हैं क हलंत अध क, इसको क्या बोलते हैं पहले बताए थे कि किसी भी अक्षर में हलंत दे देने पर इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है वह आधा हो जाता है। तो ध्यान दीजिए क जब लिखे हैं हलंत दे करके तो यह अक्षर आधा है। अब जैसे ही इसमें कोई भी स्वर वर्ण मिलेगा, कोई भी स्वर वर्ण मिलेगा तो वह उसकी मात्रा ले लेगी। जैसे आप अगर पूरा क लिखते हैं तो आप इसमें से आप का उच्चारण कीजिए क, तो इसमें अ आएगा, तो आप अ निकाल करके क बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। आप अ नहीं बोलिए, खाली क बोलिए तो नहीं बोल सकते हैं क। तो हमेशा क बोलने के लिए आपको अ बोलना पड़ेगा। चलिए अ नहीं बोलते हैं, अगर मान लिया इसमें कहीं की लिखते हैं तो ई नहीं बोलिए तो अब क बोलिए, बोल दीजिएगा, नहीं बोलिएगा। तो यानी ये सब जो शब्द है इसमें स्वर वर्ण की सहायता होती है। अगर पूरा क लिखेंगे तो इसमें अ मिला हुआ है अ। अगर का लिखते हैं तो आ मिला हुआ है, इसकी मात्रा भी हम लिखाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। अगर ख लिखते हैं पूरा ख तो इसमें अ मिला हुआ है, चाहे खू लिखते हैं तो ऊ मिला हुआ है। तो यहां पर कहने मतलब हुआ कि जितना भी हमारे व्यंजन वर्ण हैं सभी में कोई ना कोई स्वर वर्ण मिला होता है। अब जो यहां पर देखिए अन लिखे हैं और अ लिखे हैं, ये जो ऊपर अनुस्वार है ये अ की मात्रा से बना है। अगर क में दें अनुस्वार तो यहां भी देखिए बन जाता है कन, यहां बोलते हैं अन, यहां क्या बोलते हैं कन। तो ये जो मात्रा है इसका उच्चारण स्वरों में हो गया और इसका उच्चारण व्यंजनों में हो गया। इसलिए ये जो अन अ है यह स्वर वर्ण भी है और व्यंजन वर्ण भी है, क्योंकि इसका सहायता इधर भी होता है और इसका सहायता इधर भी होता है। कोई अक्षर है कभी नहीं लिखते हैं फन इस तरह से, चाहे कभी लिखते हैं फ इस तरह से, अह इस तरह से। तो अन और अ हमारे स्वर वर्ण भी है और व्यंजन वर्ण भी है। अब देखिए देखते हैं व्यंजन वर्ण कौन कौन सा है। कवर्ग, कवर्ग समझ गए होंगे, 5 गो होता है क ख ग घ अड़, ये क्या हो गया कवर्ग। चवर्ग, च छ ज झ य, इसको क्या बोलते हैं चवर्ग। टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, सब में कितना होता है 5 गो होता है, ऐसा सबको आता है ना ये। तवर्ग बोल रहे हैं तो त थ द ध न
प वर्ग प फ ब भ म, ट वर्ग ट ठ ड ढ न। तो ये सब कुल मिलाकर कितना हो गए? 25। कितने हो गए? 25। इसके बाद य र ल व तालब स मूर्धन स दंड स ह, ये कितने हो गए? 8। यानी 25 और 8 कितना हो गया? 33। यानी व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब कुल संख्या में कितना लिखाए थे? 39। तो 33 यहां ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए छ तर ज्ञ स्र ढ़ और ढ़। तो 33 और 6 कितना हो गया छोटो? 39। यानी व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 39। अब देखिए व्यंजन वर्ण कुल हो गया 39 और स्वर वर्ण कुल हो गया 13। तो 39 और 13 कितना हो गया? 52। यानी हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। हिंदी व्याकरण में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। कुल 39 व्यंजन वर्ण और कुल 13 स्वर वर्ण। ये सब तो आपको आ रहा होगा। क वर्ग क ख ग घ अ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ न, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर अड़ा जब लिखाया तो अड़ा तो इसमें भी आ गया, तो यहाँ पर ई जो होता है अड़ा, इसका बिंदु यहाँ पड़ता है। और ई जब लिखे हैं ने तो इसका बिंदु नीचे पड़ता है। नीचे दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? इसको पवर्ग बोल दिए, हम इसको काहे बोल दिए ई वर्ग बोल दिए, काहे इसको काहे बोल दिए सवर्ग। तो ये सब अलग वर्ण है। क्या वर्ण है हम फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ जो है सबसे पहले स्वर वर्ण इसके भी होते हैं, फिर वही पढ़ाएंगे, तब हम ही नहीं जा रहे हैं। आगे आपको बता दिए हैं कि स्वर वर्ण इसका उच्चारण स्वयं होता है, व्यंजन वर्ण इसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, कुल संख्या 13 होती है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है, कुल संख्या 39 होती है। इस तरह से हिंदी व्याकरण में कुल 52 अक्षर हैं। अब ध्यान देना है मात्रा। मात्रा हम क्यों लिखा रहे हैं? मात्रा अगर याद रखेगा तो संधि विच्छेद करने में या संधि करने में बहुत आसानी होगा। अभी जो हम लिखे स्वर वर्ण उसकी मात्रा लिखते हैं अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्घौ री ए ऐ ओ औ अन अ, ये सब लिखते हैं मात्रा। देखिए इसका मात्रा लिखते आ की मात्रा कुछ नहीं होती है, नगण्य, जीरो। आ की मात्रा जीरो माने क्या? कुछ नहीं, गायब। कुछ नहीं दिखे तो क्या रहेगा? आ रहेगा। ऐसे ना पढ़ते मैथ में कि अगर 5 लिखा रहे तो पूछे इसके कौन सा सिंबल है, तो प्लस दिखता है। अगर -5 है तो -5 है ही है, लेकिन कुछ नहीं रहे तो क्या रहता है? प्लस रहता है। वैसा ही अगर कोई अक्षर रहे इसमें कुछ मात्रा न मिल रहे तो मैंने क्या समझे कि उसमें आ मिला हुआ है। आ की मात्रा कुछ इस तरह से टी आकार के, ई की मात्रा बाईं ओर से, बड़ी ई की मात्रा दाईं ओर से, ओ की मात्रा इस तरह से, दुर्घाओ की मात्रा इस तरह से, री की मात्रा इस तरह से, ए की मात्रा ऊपर एक निशानी, आई की मात्रा ऊपर 2 निशानी,
ओ की मात्रा एक नीचे एक ऊपर निशानी, औ की मात्रा एक नीचे दो ऊपर निशानी, अन की मात्रा इसका अनुस्वार बोलते हैं या फिर चंद्र बिंदु, दोनों होता है। अन की मात्रा अनुस्वार भी और चंद्र बिंदु भी। चंद्र बिंदु का ज्यादातर उपयोग संस्कृत में है। और आ की मात्रा कुछ इस तरह से होता है। अब कोई अक्षर पर देखिए लिखते हैं, सही मात्रा को जोड़ेंगे, जैसे क लिखते हैं तो सिर्फ क इसमें आ मिल गया। अब आ की मात्रा जोड़ेंगे, क में जब आ जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा, सिर्फ वो पाई जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, सिर्फ पाई जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, का। क्या बन जाएगा, का। फिर का है, अब इसमें हम जोड़ेंगे ई की मात्रा, तो बाईं ओर से इस तरह से, तो क्या बन गया, की। अब ई जोड़ेंगे तो कौन ओर से, दाईं ओर से, तो क्या बन जाएगा, कि। दोनों क्या अंतर है बताएंगे कि कब लिखते हैं हर्षी का, कब लिखते हैं दीर्घी का, सब बताएंगे। इसके बाद देखिए यहां पर है, अगर ऊ की मात्रा तो क में ऊ, हर्षऊ, क में दीर्घऊ तो क में दीर्घऊ, री तो क में इस तरह से नीचे री, क्री, ए यानी क में ए, आय तो क में आय। अब यहाँ ही देखना है कि अगर इसमें एक को चिन्ह ऊपर में नहीं है तो यहाँ पर एगो है, और यहाँ पर एगो है तो इसमें दो गो है। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं आय, इसको क्या बोलते हैं, आय। तो यहाँ पर के, यहाँ पर कै। अब ओ जोड़ेंगे तो देखिए ओ कैसे जोड़े हैं, सिर्फ अक्षर जो था अक्षर है, अब कैसे, एक लकीर नीचे और एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, तो क्या बन गया, को। अब आओ जोड़ेंगे तो एक नीचे है और दो ऊपर है, एक नीचे है दो ऊपर है, तो कौ बन गया। अब अन जोड़ेंगे तब क में ऊपर अन जोड़ेंगे या फिर क में चंद्र बिंदु जोड़ेंगे, कन हो गया। अब अह जोड़ेंगे तो क में अह जोड़ेंगे, तो क्या बन गया, क। देखिए ये सब का मौलिक जो है बहुत एकदम इसको बोलते हैं कि बहुत मुख्य बात है, बहुत जड़ है। जानते हैं कि आप लोग पहले से जान रहे थे, लेकिन कैसे हम ये सब जो है मात्राएं, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ कौन सी मात्रा होगी। अब खास तौर पर ये दोनों में अगर ऊपर एक को निशानी नहीं है तो यहाँ पर एक निशानी, अगर यहाँ पर एक निशानी है तो यहाँ पर होगा दो निशानी। इस तरह से ये मात्रा हुआ, और ये था हमारे स्वर वर्ण और ये था व्यंजन वर्ण। अगला वीडियो में हम जानेंगे कि स्वर वर्ण के कितने भेद, अब कौन कौन सा वर्ण हर्ष स्वर है, कौन कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर है, और कौन कौन सा वर्ण अलग स्वर है। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, और फिर जानेंगे कौन कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो बाकी जो इसकी चर्चा है आगे करेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जितना जल्दी पूरेगा 1000, 1200, 1300 कि हम लाइव आकर पढ़ावें, लाइव पढ़ाएंगे तो इससे बेटर आपको क्लियर समझ आएगा। प्रश्न पूछ सकते हैं, हम हल करेंगे। इसमें जो हम बता दिए हैं आप सिर्फ ये सीख रहे हैं, जान रहे हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और पूछें कि सर कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ किसका उच्चारण स्थान होगा, हम सब बताएंगे। छोटू टेंशन मत लेना है, ठीक है। बाय बाय।